हेलो नमस्कार। यूपीटेट की परीक्षा देने जाने वाले सभी साथियों का स्वागत है और आप सब लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी हो चुकी होगी। फिर भी अपने ईवीएस में कुछ ऐसे प्रश्न अपने खास उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उन उत्तर प्रदेश स्पेशल या उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लेकर हाजिर हुए हैं और ये सब आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से सवाल बन जाए। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश से कोई सवाल पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य और लोकगीत से सवाल पूछे जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो आपसे मेले और महोत्सव से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उनमें से कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर बनाए हैं और उन प्रश्नों के साथ साथ कई सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो ये प्रश्न तो आपके सामने कम रहेंगे, लेकिन उसके विश्लेषण में आपको बहुत सारी चीज़ें रिवीजन के तौर पर आप इसको देख लीजिए और जुड़िए। चलिए, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्न में से नटकटैया मेला कहाँ लगता है? निम्न में से नटकटैया मेला कहाँ लगता है? तो बताइए आप। तो नटकटैया मेला कहाँ लगता है? क्या ये मिर्जापुर है? तो मिर्जापुर में तो आप एक क्वेश्चन याद करके जाना, विंध्यवासिनी मेला। मिर्जापुर में आप याद कर लेना विंध्यवासिनी मेला। विंध्यवासिनी देवी जो है ना, उससे संबंधित जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? मिर्जापुर। और मिर्जापुर कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, चूने के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, चुनार का किला है, वाराणसी, लखीमपुर और बांदा। तो नटकटैया मेला, ध्रुपद मेला, रथ यात्रा मेला आपका कहाँ लगता है? वाराणसी में लगता है। और यही जो वाराणसी है, इसी को हम घाट नगरी भी कहते हैं। घाटों की नगरी हम किसको कहते हैं? तो वाराणसी कहते हैं। और वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। यहां तक बात करें, लखीमपुर के लिए आप एक अच्छा सवाल याद कर लो, गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ एक ऐतिहासिक मेला है, बड़ा प्रसिद्ध मेला है। गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी। और अगर बांदा से बात करी जाए तो याद रखना कालिंजर मेला। कौन सा मेला? कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो आप कह देना कि भैया कहाँ लगता है? बांदा। ठीक है, तो ये चार चीजें आप याद रखना। नटकटैया मेला की बात हुई थी, तो नटकटैया मेला कहाँ लगता है? तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आप इन चीजों को याद रखना। ये जो बांदा है आपका बांदा आपके पेपर में पूछा जाए किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का जो बांदा बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी से आप एक सवाल याद रख सकते हैं। आपके पेपर में सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, और वो किसके सेंस में? क्षेत्रफल के सेंस में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। घाटों का घाट सीढ़ी नगरी वाराणसी को कहते हैं, और काशी विश्वनाथ की नगरी कहाँ है? वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने देख लिया। यहाँ से जो चीजें हैं आप उसको समझ लेना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, कौन सा मेला मेरठ में लगता है? इनमें से कौन सा मेला है मेरठ में? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया, टाइपिंग एरर हो गया। यहाँ केवल एक ही मेला दिया गया जिसका नाम है नौचंदी मेला। तो मुझे लगता है अगर ऐसा आपके पेपर में सवाल आ जाएगा तो आप तो ऑप्शन देख के ही खट से कर दोगे कि नीचे 3 के 3 शहर दिए गए हैं, यहाँ मेला दिया ही नहीं गया है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ, लेकिन अगर मेरठ का मेला पूछा जाए तो नौचंदी मेला कहाँ लगता? आपका मेरठ में लगता है। याद रखेंगे, ठीक। लेकिन बाकी जो मैंने नीचे लिखे हैं, नीचे जो मेले लिखे हैं, मेले नहीं जो शहर लिखे हैं, वहां भी कई सारे मेले लगते हैं। एक चीज मैं बता दूं, आपके पेपर में हो सकता है एक उत्सव हो सकता है नौचंडी मेला या उत्सव आपसे पूछा जाए, तो भैया कहीं कहीं आप इसको ये भी याद रख के जाना, ये हम लखनऊ के लिए याद रखते हैं। नौचंदी मेला कहाँ है? तो हम कहेंगे मेरठ क्या है? तो मेरठ तो वही है जिसको हम क्रांति नगरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा शहर है? क्योंकि शहरों के उपनाम भी आपके सिलेबस में हो सकते हैं। मेरठ को हम क्रांति नगरी कहते हैं। 1857 की क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वो आपका मेरठ था, लेकिन मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। और नौचंडी मेला अगर आपसे पूछा जाए तो हम उसको लखनऊ याद रखेंगे। आइए बात करते हैं आपका शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर से याद रखना, आपके पेपर में सवाल आ जाए ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? तो ढाई घाट मेला आपका शाहजहांपुर में लगता है। मथुरा के लिए याद रखेंगे, हरिदास जयंती याद रखेंगे मथुरा से, और बहुत सारे मेले मथुरा में लगते हैं। लेकिन बात करें आगरा के लिए, अपने पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है क्या? गणगौर मेला।
गणगौर मेला कहाँ लगता है, यही। इसके अलावा आपका एक और मेला पूछ दिया जाए, कैलाश मेला भी कहाँ लगता, तो आप कह देना आगरा में। तो आगरा से चीजें याद रखना, कैलाश मेला, नवरात्र मेला। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आगरा के ही तहसील बाह में एक और मेला लगता है, बटेश्वर मेला। वटेश्वर मेला भी कहाँ लगता है, भगवान शिव का मंदिर है बटेश्वर में, आप भगवान शिव की उपासना होती है, और यही जो बटेश्वर है आगरा में ही पड़ता है। याद रखना, यहाँ पशु मेला भी लगता है। उत्तर प्रदेश का एक पशु मेला, उत्तर प्रदेश में कई पशु मेला है, लेकिन एक बटेश्वर में पशु मेला लगता है। और ध्यान रखना, बटेश्वर में जो पशु मेला लगता है वहाँ मुख्यतः किसकी खरीद और बिक्री होती है, तो हम ऊंटों की खरीद और बिक्री के लिए, जैसे ऊंटों की खरीद बिक्री के लिए आपके एक और मेला याद रखेंगे, राजस्थान का है पुष्कर मेला। ऊंटों के लिए खरीद बिक्री के लिए एक मेला है राजस्थान का जिसका नाम पुष्कर मेला है, लेकिन अगर ऊंटों की खरीद बिक्री के लिए यूपी में अगर आपसे मेला पूछा जाए तो हम याद रखेंगे वो मेला कहाँ है, बटेश्वर। और बटेश्वर में भगवान शिव की उपासना होती है। बटेश्वर या आगरा किस नदी के किनारे है, तो आप ये भी तो याद रखेंगे कि भैया ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। और यमुना नदी सहायक नदी है, यमुना नदी सहायक नदी है, बोलो किसकी, यमुना नदी सहायक नदी है, गंगा की। और याद रखना, भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाए तो याद रखना यमुना। तो गंगा की सहायक नदी यमुना है, जो भारत के अंदर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना उत्तर प्रदेश में आके इलाहाबाद में संगम कर लेती है गंगा के साथ, तो ये नदी सहायक नदी है और किसकी है, गंगा की। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजाति कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले अगर जनजाति का सवाल आएगा, ये भी आप फैक्ट याद रख के जाना कि भैया जनजाति अगर सर्वाधिक पूछी जाए, सबसे ज्यादा जनजाति पूछी जाए, तो ये सवाल याद रखना वो है कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जनजाति संख्या पाई जाती है, तो वो तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कुछ मात्रा में जनजाति है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में अगर जनजाति पूछी जाए कौन सी सबसे ज्यादा है, ये बात भी याद रखना, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, फिर भी बुक्सा जनजाति है ना, थारू जनजाति, बहुत सारी जनजातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। मोस्टली जनजाति वाला जो एरिया है वो उत्तराखंड में चला गया, फिर भी कई पूछा गया है सबसे ज्यादा जनजाति, सबसे कम जनजाति कहाँ है, तो क्या ये सोनभद्र में, नहीं। क्या ये सहारनपुर में, नहीं। क्या ये बागपत, हाँ बिल्कुल सही बात, ये सही आंसर है क्या, बागपत। तो बागपत में उत्तर प्रदेश का जिला बागपत, जहां सबसे कम लिंगानुपात है और साथ ही साथ यहाँ सबसे कम जनजाति है। पेपर में सवाल पूछा गया सबसे ज्यादा, पेपर में सवाल पूछा गया कि बताइए सबसे ज्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती हैं, तो सोनभद्र में। याद रखना, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है और बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद यहाँ इस फैक्ट को भी याद रखना, यहाँ इस फैक्ट को भी याद रखना, जनजातियों के लिए जो पढ़ाने वाले स्कूल होते हैं उनको युवा गृह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, युवा गृह से आप क्या समझते हैं, तो ये जनजातियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे युवा गृह बनाए गए हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर कहाँ है, क्या वो ललितपुर में है, क्या वो अयोध्या में है, क्या ये फतेहपुर सीकरी में है, या वाराणसी में है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, वाराणसी। वाराणसी में भारत माता मंदिर है, वाराणसी में भारत माता मंदिर है। हाँ, फतेहपुर सीकरी से आपके पेपर में एक सवाल आ सकता कि बताइए बुलंद दरवाजा कहाँ है, बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, बुलंद दरवाजा है ना। अयोध्या में भैया बिल्कुल याद रखेंगे, राम मंदिर है ना, अभी राम मंदिर बड़ा चर्चा में है, कह रहे हैं कि वहाँ चंपत राय जैसे लोग थे वो चंदा लेके चंपत हो गए, ठीक है ना। तो वो राम मंदिर वाला जो एरिया है हम लोगों के लिए एक दैव स्थान है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा जो तीर्थ स्थल बना है, बहुत सारे लोगों की आस्था है, हम सब लोगों की आस्था है, सब लोग जाते हैं, लेकिन जो कांड करने वाले लोग होते हैं उन्हें आस्था उनकी अलग होती है, उनका काम होता है वो अपना काम सब हर्ष निपटाते हैं और वो भी कहते हैं कि भगवान है सब देखेगा, है ना। हालांकि अब वो जांच के दायरे में है। ललितपुर आप जानते हैं हमारा वह ललितपुर हमारा वह दक्षिणी जिला है, दक्षिणी नहीं दक्षिण में है, बुंदेलखंड का हिस्सा है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। तो इन सवालों के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है संगमरमर खनिज उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता, तो बताइए संगमरमर जो खनिज है
ये कहाँ पाया है? तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में ईवीएस में एक चट्टान वाला चैप्टर भी होता है। तो पहले तो हम ये याद रखेंगे, हम एक सवाल याद रखेंगे कि हमारा एक चट्टान होता है जिसका नाम होता है चूना पत्थर, और ये चूना पत्थर कन्वर्ट होता है ताप और दाब के कारण और एक पत्थर बनता है जिसका नाम संगमरमर होता है। और संगमरमर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और वो दुश्मन होती है कौन? अम्लीय वर्षा। याद रखना, अम्लीय वर्षा अगर किसी इलाके में होती है और अम्लीय वर्षा अगर होगी, अगर वहाँ कोई संगमरमर की इमारत है या किसी फर्श या किसी रेस्टोरेंट में संगमरमर लगा है, तो सबसे पहले संगमरमर का क्षरण शुरू होगा, और साथ ही साथ क्षरण के साथ साथ वो संगमरमर जो व्हाइट कलर का अच्छा सा दमकता हुआ होता है वो बदरंग होने लगेगा। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। इस कॉन्सेप्ट को आप पहले पढ़ चुके हैं। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संगमरमर, तो जहां सबसे ज्यादा आपका चूना पत्थर है तो सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ है? मिर्जापुर में। तो संगमरमर भी कहाँ होगा? मिर्जापुर में। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा संगमरमर कहाँ है? मिर्जापुर में। हाँ, आपके पेपर में पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक खनिज कोयला कहाँ पाया जाता, तो सोनभद्र याद रखना है ना। ये झोसी नहीं है, ये क्या है? झांसी। यहाँ झांसी, यहाँ पर ताप विद्युत के लिए कोयला से बहुत सारे यहाँ पर केंद्र हैं। ठीक है। चंदौली, चंदौली जो है शायद चंदौली में आप चंद्रप्रभा याद रखते हैं, और इसको चावल का कटोरा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा सवाल है, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित सवाल है। अगर आप हमें इस समय देख रहे हैं तो कमेंट करके बताएं, उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ खुला है? पहली बात याद रखना, हमने आपको पढ़ाया है भितरकनिका नेशनल पार्क जो है, भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो आपका उड़ीसा में है, और वो काहे के लिए प्रसिद्ध है? कछुआ के लिए, और खास तौर से एक ऐसी प्रजाति जिसका नाम ऑलिव रिडले नामक जो कछुआ की प्रजाति है उसके लिए भितरकनिका प्रसिद्ध है। लेकिन हम यूपी स्पेशल में बात कर रहे हैं। कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है? क्या वो वाराणसी में है, या वो प्रयागराज में है, लखनऊ में है, वृंदावन? चलो मैं यही बता देता हूँ। वृंदावन में आप याद रखेंगे मयूर संरक्षण केंद्र है, वृंदावन में याद रखेंगे मयूर संरक्षण केंद्र है। लखनऊ में आप एक जगह याद रखेंगे कुकरेल वन। कुकरेल वन जो है ना वो घड़ियाल पुनर्वास योजना के लिए है। घड़ियाल पुनर्वास योजना, घड़ियाल पुनर्वास योजना जो है उसके लिए आपका कुकरेल वन लखनऊ का प्रसिद्ध है, और कहते हैं यहाँ 2016 में एक केंद्र बनाया गया था। ठीक है। प्रयागराज में एक जगह पड़ती है मेजा, और मेजा ये काले हिरण के संरक्षण के लिए। तो याद रखना, प्रयागराज में काले हिरण से संबंधित आप 2 शहर याद रखो, एक तो प्रयागराज, और साथ ही साथ आप अलीगढ़ भी याद रखो। अलीगढ़ और प्रयागराज में हिरण संरक्षण का काम है, कुकरेल वन में घड़ियाल का काम है, वृंदावन में मयूर संरक्षण का काम है। अब कछुआ संरक्षण एक ही ऑप्शन बचा, तो आप याद रखेंगे वाराणसी उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहां पर कछुआ प्रजनन केंद्र खोला गया। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, घोड़ा नृत्य कहाँ पर प्रचलित है? घोड़ा नृत्य अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में, या ब्रज क्षेत्र में? आप बताना घोड़ा नृत्य कहाँ है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। आपके पेपर में घोड़ा के साथ साथ आपके पेपर में चरकुला से सवाल आ सकता है, जोगनी नृत्य से सवाल आ सकता है। तो ये जो आपका अवध क्षेत्र लिखा है यहाँ याद रखेंगे जोगनी नृत्य। आपके पेपर में पूछ दिया जाए जोगनी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है यहाँ, हाँ यहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट याद कर लेना, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है वो आपका कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है। हाँ, पूर्वांचल में कठघोड़वा होता है, पूर्वांचल में कठघोड़वा नृत्य है ना, काठ के लकड़ी के घोड़े से कृत्रिम रूप से लकड़ी का कृत्रिम घोड़ा बनाया जाता है, और कठघोड़वा नृत्य आपसे पूछा जाए तो आप पूर्वांचल बता देंगे, और आपका बचा हुआ आंसर घोड़ा नृत्य पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में और एक चीज याद रखना, अगर एक गायन शैली से सवाल आ जाए तो एक गायन शैली होती है आहला। आहला जो होता है ना गायन शैली, वो कहाँ का प्रचलित है? बुंदेलखंड का है। चरकुला आपको मैंने बता ही दिया, ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र में आप रास नृत्य भी याद रखना, ब्रज क्षेत्र में आप रास नृत्य भी याद रखना, रास नृत्य भी याद रखना। और रास नृत्य के साथ साथ यहीं पे आप रास के साथ साथ आप झूला नृत्य भी याद रखना। क्या याद रखेंगे? झूला नृत्य भी आप याद रखेंगे।
ठीक है ना। तो चलिए, ये मैंने आपको नृत्य बता दिए, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपके पेपर में एक सवाल आ जाए, ध्यान से सुन लीजिए, आपके पेपर में सवाल आ गया आपके पेपर में सवाल आया कि भैया जो उत्तर प्रदेश है उसका एकमात्र शास्त्रीय नृत्य बताओ। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से सवाल बने तो शास्त्रीय नृत्य में अगर बात करी जाएगी तो कथक याद करना। क्या याद रखेंगे? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से शास्त्रीय नृत्य होते हैं और शास्त्रीय नृत्य का सबसे पहला वर्णन आपको नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र संगीत से संबंधित एक पुराना ग्रंथ, उसमें शास्त्रीय नृत्य और 8 प्रकार के होते हैं। हालांकि संस्कृति मंत्रालय 9 मानता है, उसमें हम सत्री नौमा याद रखते हैं, बाकी ओडिसी को याद रखते हैं, कथकली को याद रखते हैं, मोहिनीअट्टम को याद रखते हैं, कथक को याद रखते हैं, ठीक है ना। तो ये कुचिपुड़ी को याद रखते हैं, मणिपुरी को याद रखते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको आप याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या? अच्छा सवाल है। और ये जो फैक्ट या ये सवाल पूछा गया है तो याद रखना, इसके लिए हमारे पास जो डेटा है वो 2011 की जनगणना है। हाल फिलहाल में आपके सामने जनगणना चल रही होगी, आपके घरों में घरों की गणना हो चुकी होगी, जनगणना चल रही है, लेकिन अभी तक जो पिछली जनगणना हुई वो 2011 की जनगणना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपसे जिला पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ है? प्रयागराज में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज। अगर आपके पेपर में एक सवाल और आ जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, आपके पेपर में सबसे ज्यादा जनसंख्या आई तो आप प्रयागराज बता ही देंगे। अगर आपके पेपर में सवाल आ गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है तो प्रयागराज में है। हाँ, सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या कहाँ है तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा? महोबा है। हाँ, सबसे ज्यादा, अगला सवाल सुन लो, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अगर आपसे यूपी में जिला पूछा जाए तो गाजियाबाद बता देना। और सबसे कम जन घनत्व आपसे पूछा जाए तो आप ललितपुर बता देना। तो इन 4 सवालों को याद रखना। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो आप बताएंगे प्रयागराज। और प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या के साथ साथ अगर आपके पेपर में ये सवाल आ जाता कि वो कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है तो भी बता देना प्रयागराज। और एक चीज मैं प्रयागराज से और बता दूं, सर्वाधिक आपके पेपर में सवाल हो सकता है कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला जिला भी कौन है तो क्या बता देंगे? प्रयागराज, ठीक है ना। ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। महोबा याद रखना, पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पान से सवाल आया और आपके पेपर में बनारस आ गया, आपको याद आ गया खाई के पान बनारस वाला, तो आप बनारस कह देंगे। नहीं, हम महोबा में पान संस्करण या मैं कहूँ पान संरक्षण या अनुसंधान संस्थान कहाँ है? महोबा में है। चलिए, बाकी सवालों के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात मतलब आप समझ गए होंगे, हम एक लिंगानुपात होता है जिसमें लिंगानुपात में बात करी जाती है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात बोले तो जिसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं, और ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात, अब यहाँ क्या होगा, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, जिसमें 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या को हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। तो पूछा गया है आपके पेपर में उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का, ये याद कर लेना, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है, राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है, तो आप बता देना 919। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात मतलब भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। लेकिन उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है तो 902 कह देना, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो 912, और राष्ट्रीय स्तर का ये यूपी का हो जाएगा लिंगानुपात, और ये आपका
इंडिया का लिंगानुपात हो जाएगा, इसको आप 943 याद रखना। तो भारत का लिंगानुपात 943, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, भारत का राष्ट्रीय मतलब भारत का शिशु लिंगानुपात 912 और उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? 902। आइए इस सेशन का अंतिम सवाल और आपके सामने है, भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत योगदान है? और भारत आप जानते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा बड़ा राज्य है आपका कौन सा? यूपी। ठीक है, अगर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पूछा जाए, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो हम कहेंगे राजस्थान, लेकिन चौथे नंबर पे आया है कौन सा? तो आपका यूपी है। तो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल को अगर हम 100 मान लें, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? उत्तर प्रदेश का कितना? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का योगदान है 7.33%। 7.33% भारत के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का प्रतिशत में योगदान है 7.33। अलग अलग राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ा जाएगा तो भारत का अपना एक क्षेत्रफल बन के आएगा और वो भारत का 100% होगा। बोलो, इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। हाँ, जनसंख्या में अगर हम याद रखें उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या भारत के क्षेत्रफल में, मतलब भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी जनसंख्या योगदान देती है, प्रतिशत में पूछा जाए तो आप कह देंगे 16.5। और आप जानते हैं यूपी क्षेत्रफल में चौथा है, लेकिन आपका जनसंख्या के मामले में यूपी जो है वो भाई साहब प्रथम है। क्या है? प्रथम। और जनगणना चल रही है, उम्मीद के अनुसार उत्तर प्रदेश फिर भी प्रथम रहेगा। तो हमने आज की क्लास में ये 10 सवाल कराए और 10 सवालों के साथ साथ हर सवाल में 2-2, 3-3, 4-4 चीजें अगर आपने देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा। चलिए फिर से किसी सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। अगर चीजें पसंद आती हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपने चीजें ठीक हैं तो चीज़ों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपना प्यार बनाए रखिए और उम्मीद है कि आप इस बार अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। थैंक यू।